स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का कि क्लासिफिकेशन ऑफ 3 डोमेन सिस्टम। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपने इसको याद करके जाना है। और आपको बताते चलें सबसे पहले कि डोमेन क्या है। बहुत सारे किंगडम आपस में मिलकर डोमेन्स बनाते हैं। और डोमेन कितनी है टोटल और किस बेस के ऊपर ये बनाई गई हैं। टोटल डोमेन्स 3 हैं और 3 ही डोमेन्स क्यों बनाई गई हैं। ये बेस है, मतलब कुछ बेसिस के ऊपर 3 डोमेन्स बनाई गई हैं। अब वो बेसिस और वो क्या हैं हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी कि किसी भी जानदार के राइबोसोमल आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, इसकी बेस के ऊपर फिर किसी भी जानदार के जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है उसकी बेस के ऊपर, और फिर जो जानदार हैं उनकी सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट किस तरह है, वो सेंसिटिव हैं या नहीं हैं, वो रेजिस्टेंट हैं। इस बेस के ऊपर डोमेन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोमेन्स को 3 डोमेन के अंदर किस बेस पे जो है वो डिवाइड किया गया है। तो आपने ये 3 जो है वो बेसेस लिखनी है। एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक लिपिड स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद होती है लिपिड स्ट्रक्चर, और फिर थर्ड जो है वो सेंसिटिविटी टू द एंटीबायोटिक। अब वो 3 डोमेन कौन सी हैं हम वो डिस्कस करते हैं। 3 डोमेन, डोमेन आर्किया है, डोमेन बैक्टीरिया है और डोमेन यूकैरिया है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डोमेन आर्किया के अंदर कौन से जानदार रखे गए। इसके अंदर वो जानदार जो कि इस अर्थ के ऊपर सबसे पहले वजूद में आए और वो इंतहाई सादा थे, वो एक्चुअली कौन थे? बैक्टीरिया थे, सादा बैक्टीरिया थे, जो कि आज के कम्प्लेक्स बैक्टीरिया से भी तो बहुत सिंपल थे। तो उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया थे? अब उसमें एग्जांपल्स भी पूछी जा सकती हैं। मिथानोजेंस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो मीथेन्स प्रोड्यूस करते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। फिर उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल्स, ये वो बैक्टीरिया हैं, सिंपल बैक्टीरिया हैं जो कि हीट को और एसिड को एसिड वाले इन्वायरमेंट में और हीट वाले इन्वायरमेंट में जहाँ पे हरारत बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये डोमेन आर्किया के जानदार एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे अदर ऑर्गेनिज़म की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं होती। अब हेलोफाइल्स बताते चलें कि हेलोफाइल्स क्या होते हैं। ये वो जानदार होते हैं जो कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कहलाते हैं हेलोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल्स एसिडिक और हीट वाले इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जो है वो कौन से जानदार हैं? ये बैक्टीरिया हैं मोस्टली। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जो मौजूद जानदार बैक्टीरिया हैं वो डोमेन आर्किया के अंदर मौजूद होने वाले बैक्टीरिया से ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। डोमेन आर्किया के जो बैक्टीरिया हैं वो सिंपल हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो इस डोमेन के अंदर जो है वो जानदार रहते हैं। उनके अंदर जो सेल होता है वो प्रोकैरियोट इन नेचर होता है, यानी कि उनके सेल का न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर जो जानदार होते हैं वो कौन से हैं? वो तमाम के तमाम ऐसे जानदार होंगे जिनके सेल जो है वो यूकैरियोटिक इन नेचर है। अब यूकैरियोटिक इन नेचर से क्या मुराद है? यानी कि उनके सेल का न्यूक्लियस वाज़े होता है। और वो कौन से जानदार हैं जिनका सेल का न्यूक्लियस वाज़े होता है? उसमें बैक्टीरिया है, सॉरी इसमें प्रोटिस्ट है, अल्जी है, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। और ये वाली डोमेन सबसे कम्प्लेक्स होती है। सबसे सिंपल डोमेन कौन सी है? डोमेन आर्किया। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, सैप्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। जो ट्रॉफ का मतलब होता है बेटा वो सब में देखें कॉमन आ रहा है। ट्रॉफ का मतलब होता है ईटिंग। सैप्रो मीन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, गला सड़ा मवाद, यानी कि ऐसे जानदार जिनकी खुराक गला सड़ा मवाद होती है वो जानदार सैप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। और वो डिकम्पोज़र भी कहलाते हैं। उनकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया, और उनकी एग्जांपल है फंजाई। और ये डिपेंड करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉफ मतलब ईटिंग। ये ऐसे जानदारों पर मुश्तमिल है जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ये कौन होते हैं? ज़्यादातर प्लांट्स, ग्रीन अल्जी और साइनोबैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ हैं। हेट्रोट्रॉफ वो जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। वो कौन से जानदार हैं जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं।
नेक्स्ट है कि फ़ीचर्स क्या हैं 3 डोमेन के अंदर जो मौजूद जानदार हैं उनके। अगर हम डोमेन आर्किया की बात करें कि इसके अंदर जो जानदार हैं वो प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, यानी कि उनका सेल प्रोकैरियोटिक नेचर का है, यानी कि उनके सेल का न्यूक्लियस वाज़े नहीं है। अगर बैक्टीरिया के डोमेन की बात करें तो उनके जो सेल है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल है, उनके भी सेल का न्यूक्लियस वाज़े नहीं है। और डोमेन जो यूकैरिया है इनके जो जानदार हैं उनके सेल का न्यूक्लियस वाज़े होता है। आर्किया के जानदार जो होते हैं उनमें सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन उनकी सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो नहीं होता केमिकल। लेकिन अगर हम बात करें डोमेन बैक्टीरिया की तो उनके अंदर जो वो सेल वाल होती है वो प्रेजेंट भी होती है, और उनके अंदर जो केमिकल होता है उनकी सेल वाल की फॉर्मेशन में वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? ये वो केमिकल है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, यानी कि या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। और इसका राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस भी होता है। और अगली बात करें कि डोमेन यूकैरिया के अंदर जो जानदार हैं उनके सेल वाल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती। अगला देखें कि डोमेन आर्किया के जानदार होते हैं जो उनमें राइबोसोमल आरएनए मौजूद नहीं होता। और फिर उसके बाद डोमेन बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो इनके जानदारों में राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस जो है वो एक स्पेसिफिक होता है जो कि प्रेजेंट होता है। डोमेन यूकैरिया के जानदारों में भी राइबोसोमल आरएनए होता है और उसका भी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसिटिविटी टू द एंटीबायोटिक। डोमेन आर्किया के जानदार एंटीबायोटिक के अगेंस्ट सेंसिटिव हैं। कौन सी एंटीबायोटिक? वो एंटीबायोटिक जो यूकैरियोटिक जानदारों के लिए बनाई गई हैं, उन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये सेंसिटिव हैं। और अगर हम बात करें डोमेन बैक्टीरिया के जानदारों की तो ये भी सेंसिटिव हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, लेकिन ये कौन सी एंटीबायोटिक? जो कि क्लासिकल यानी कि पुरानी जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि जो डोमेन यूकैरिया के जानदार हैं क्या वो भी सेंसिटिव हैं एंटीबायोटिक के? जी, वो भी सेंसिटिव हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, लेकिन उन एंटीबायोटिक जो कि यूकैरियोटिक हैं। नेक्स्ट है बेटा डोमेन जो आर्किया है उनके जानदार एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, हाई टेम्परेचर जहाँ पे दूसरे जानदार एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे दूसरे जानदार एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है इनके क्या थे? फीचर्स थे। अब अगर हम डोमेन यूकैरिया को देखें तो इस डोमेन यूकैरिया के अंदर कितने किंगडम हैं? 4 किंगडम हैं। ये MCQ पूछा जा सकता है कि डोमेन यूकैरिया के अंदर कितने आगे किंगडम होते हैं? 4 किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से जानदार आते हैं। वो जानदार इसमें शामिल होंगे जिनके सेल का जो है वो यूकैरियोटिक इन नेचर हों, यानी कि उनके सेल का न्यूक्लियस वाजे हो। वो जानदार क्या हों? मोस्टली यूनिसेलर हों, या वो जानदार कॉलोनी की शक्ल में रहते हों, और वो जानदार ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? पानी में भी रहते हैं। अब अगर हम प्रोटिस्ट को देखें तो प्रोटिस्ट 3 तरह के होते हैं, कुछ एनिमल्स की तरह होते हैं, कुछ प्लांट्स की तरह होते हैं, कुछ फंजाई की तरह होते हैं। जो एनिमल की तरह प्रोटिस्ट होते हैं उनको एक टर्म दी जाती है प्रोटोजोआ। तो उसकी एग्जांपल है एनिमल की तरह के प्रोटिस्ट, वो हैं अमेबा, पैरामीशियम। कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स की तरह होते हैं, जिस तरह के अलजी है, यूग्लिना है, ये वो प्रोटिस्ट हैं जो कि प्लांट्स की तरह के हैं। और कुछ जो प्रोटिस्ट हैं वो फंजाई की तरह हैं, उसकी एग्जांपल है बेटा स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। फिर उसके बाद किंगडम फंजाई पढ़ते हैं। किंगडम फंजाई क्या है कि किंगडम फंजाई के फीचर्स क्या हैं? किंगडम फंजाई के अंदर जो जानदार होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, उनके सेल का न्यूक्लियस वाज़े होता है, उनकी सेल वाल भी मौजूद होती है, लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती, ना वो सेलुलोज से बनी होती है, बल्कि वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। और ये फंजाई के अंदर जो जानदार होते हैं ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, और कुछ जो है वो यूनिसेलर भी होते हैं।
अब पूछा जा सकता है कि किंगडम फंजाई के वो कौन सा जानदार है जो कि यूनिसेलर इन नेचर है, वो है यीस्ट फंजाई। और बाकी जो मोस्टली फंजाई होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे है कि मशरूम वगैरह, खुम्बी जो आप खाते भी हैं एज ए फूड के तौर पर। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई के जो जानदार होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, उनके सेल का भी न्यूक्लियस वाज़े होता है, वो मल्टी सेलर होते हैं। प्लांट्स जो इसके अंदर जो जानदार होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए करते हैं। और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस करवाता है। और इनकी सेल वाल भी होती है प्लांट्स के अंदर जो जानदार होते हैं, लेकिन इनकी सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है। इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? तमाम प्लांट्स जैसे कि मॉसेस, फर्न्स, लीवरवर्ट्स, और ये आपको जितने भी प्लांट्स आपके माइंड में आ रहे हैं अभी, वो तमाम के तमाम जानदार किंगडम प्लांटाई के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो जानदार होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और यूकैरियोट्स होते हैं, इनके सेल का न्यूक्लियस वाज़े होता है, लेकिन एनिमल्स किंगडम की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ना ही उनका क्लोरोफिल होता है, ना ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और लेकिन उनके अंदर एक खूबी है कि वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों प्लांट्स एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। वजह क्या है? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल जो है वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, और सेल वॉल का ना होना ये मूवमेंट को अलाउ करता है। तो इसलिए जो है वो एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल नहीं होती। एग्जांपल्स क्या हैं? किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो जानदार हैं, दो तरह के जानदार यहाँ पे क्लासीफाई किए गए हैं, इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स वो जानदार जिनकी बैकबोन नहीं होती, यानी कि इंसेक्ट है जिस तरह के स्टार फिश है, जेली फिश है। वर्टिब्रेट्स में वो जानदार शामिल हैं जिनकी बैकबोन मौजूद होती है, जिस तरह के फ्रॉग है, फ़िश है या मैन है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? ये वो केमिकल है, ये वो मॉलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड से मिलकर बना है। फिर उसके बाद टेक्सानोमिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। टेक्सॉन सबसे पहले क्या है? टैक्सा क्या है? टैक्सा जो है ये असल में वो ग्रुप है जिसमें कोई जानदार रखा जाता है। वो ग्रुप जिसके अंदर कोई जानदार जो है वो रखा जाता है या मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्सा। तो ढेर सारे ग्रुप मिल के सॉरी वो कहलाएगा टैक्सॉन, लेकिन ढेर सारे टैक्सॉन मिल के क्या कहलाएंगे? टैक्सॉन। तो 8 ज़्यादा कितने टैक्सॉन्स होते हैं मोस्टली क्लासिफिकेशन के अंदर? 8 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है डोमेन, दूसरा है किंगडम, तीसरा है फाइलम, चौथा है क्लास, पांचवा है आर्डर, छठा है फैमिली, सातवां है जीनस और आठवां क्या है? स्पीशीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड किंगडम। एक तरह के किंगडम मिलकर डोमेन बनाते हैं। किंगडम क्या होता है कि रिलेटेड फाइलम मिलकर किंगडम बनाते हैं। फाइलम क्या होता है कि एक जैसे जो है वो क्लासेस मिलकर क्या बनाती हैं? फाइलम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताते चलें कि प्लांट्स और एल्गी के लिए फाइलम हम यूज़ नहीं करते टैक्सा, बल्कि उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? डिवीजन का जो है वो टैक्सा यूज़ करते हैं फाइलम की जगह पे। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड आर्डर। आर्डर एक जैसे मिलकर क्लास बनाते हैं। आर्डर क्या होता है? एक जैसे फैमिली मिलकर आर्डर बनाती हैं। फैमिली क्या होता है? एक जैसी जीनस मिलकर फैमिली बनती हैं। और जीनस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ मिलकर जीनस बनाते हैं। स्पीशीज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? स्पीशी बनाते हैं। और स्पीशी ही क्या होता है? किसी भी क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट होती है। ये MCQ पूछा जा सकता है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज स्पीशीज। नेक्स्ट है बेटा टैक्सानोमिक हायरार्की। टैक्सानोमिक हायरार्की जो है वो हम पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ेंगे? हम ह्यूमंस की पढ़ेंगे और मटर की पढ़ेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपके उसमें डिस्कस है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो आप जो है इसको देख सकते हैं बेटा। बुक से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि हमने पढ़ना है
स्पीशी क्या है? स्पीशी की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे जानदार मिलकर, ठीक है, एक जैसे जानदार मिले। वो जानदार किस तरह के हों? कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, के वो एक दूसरे के साथ अमले तौलीद कर सकें, मेटिंग कर सकें, मिलाप कर सकें, और उसके नतीजे में वो जो पैदा करें, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ऐसे जानदार जिनके आगे बच्चे भी क्या हों, वो भी ऐसे बच्चे हों जो आगे भी वो नस्ल पैदा करने के काबिल हों। ये कहलाता है स्पीशी। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, वो जानदारों का एक जैसे जानदारों का वो गिरोह जो कि आपस में मिलाप करते हों और आगे उनके बच्चे भी मिलाप करके अगली नस्ल पैदा करने के अहल हों, ये स्पीशी कहलाता है। स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे आपको बताते चलें, म्यूल जो है वो एक स्पीशी के डेफिनेशन में नहीं आता। कैसे? क्योंकि म्यूल जो है प्रोड्यूस होता है टू डिफरेंट डिसिमिलर जो है वो ऑर्गेनिज़म के मिलाप से, यानी कि मेल डंकी और फीमेल हार्स आपस में मिलाप करते हैं, उसके नतीजे में खच्चर यानी कि म्यूल पैदा होता है। म्यूल जो है वो लेकिन आगे नस्ल जो है वो पैदा नहीं कर सकता। तो स्पीशी की डेफिनेशन क्या है कि उसके बच्चे जो पैदा हों वो भी आगे नस्ल पैदा कर सकते हों, लेकिन म्यूल आगे नस्ल पैदा नहीं कर सकता, तो इसलिए ये स्पीशी की डेफिनेशन में नहीं आता। फिर उसके बाद है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब होता है नाम, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, जानदारों के, चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनके जो है वो नाम रखते हैं। किस की बुनियाद पर? दो नामों की बुनियाद पर। जिस तरह हमारे यहाँ फैमिली में ट्रेंड होता है कि किसी बच्चे का नाम रखते वक्त उसका नाम भी एक्चुअली लिखते हैं, साथ उसके बाप की भी और उसके बाद में दादा का भी साथ नाम शामिल होता है। एक ही नाम के अंदर बाप का नाम भी और दादा का नाम भी शामिल होता है। तो इसी तरह साइंटिस्ट भी करते हैं, किसी भी जानदार को साइंसी नाम देने के लिए दो नामों का सहारा लेते हैं, उसकी जीनस का नाम और उसकी स्पीशी का नाम क्या है। उसकी जीनस और स्पीशी का नाम मिलकर उस जानदार का साइंसी नाम बन जाता है। तो सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस कराई? ये MCQ पूछा जा सकता है। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम कार्लस लिनियस था। अब डेफिनेशन क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की? कि साइंटिफिक नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जानदारों के साइंसी नेम रखना ऑन द टू नेम, दो नामों की बुनियाद पर, एक जीनस और स्पीशीज़। अब गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टू नेम्स, यानी कि जीनस एंड स्पीशीज़, इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब रूल्स है, ये शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोई 5 या कोई 3 रूल्स लिखें साइंटिफिक नेम्स लिखते वक्त। आपको बताते चलें, पहला रूल ये है कि प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स जिस तरह के होमो सैपियंस है, नीचे इटैलिक में लिखा गया है। अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, जब आप हैंड रिटन लिख रहे हो कि आपने क्या लिखना है उसको अंडरलाइन करना है, लेकिन जब आप कंप्यूटर में उसको टाइप कर रहे हो या प्रिंट निकाल रहे हो तो आपने उसको इटैलिक्स में लिखना है। दूसरा रूल ये है कि उसके जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, स्पीशी के तमाम लेटर स्मॉल होंगे। जिस तरह होमो का H जो है फर्स्ट लेटर, ये जीनस है एक्चुअली होमो, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी जो है वो स्मॉल हैं। आगे सैपियन स्पीशी है, इसके तमाम लेटर स्मॉल हैं। फिर उसके बाद तीसरा रूल ये है कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो, पैराग्राफ के अंदर किसी जानदार का साइंसी नाम आ जाए तो बार बार उसका साइंटिफिक नेम आ रहा है पैराग्राफ के अंदर, तो पहली दफ़ा जब आप लिख रहे होंगे, व्हेन फर्स्ट रीड टाइम देन फुल, जब आपने पहली दफ़ा लिख रहे हो तो पूरा नाम लिखें। फिर उसके बाद उसका क्या यूज़ करें? एब्रीविएशन यूज़ करें। किसका? जीनस का। जिस तरह एसर्शिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है, आप उसको पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं और ये बार बार एसर्शिया कोलाई आ रहा है, तो एसर्शिया जो कि जीनस है इस बैक्टीरिया का, आप उसकी एब्रीविएशन ई लिख के आगे कोलाई जो है वो पूरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा सिग्निफिकेंस। हम जो है वो इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है कि आप जिस तरह आपको पता है कि कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, इसलिए बायोलॉजिकल जो रिसर्चर होते हैं उनको प्रॉब्लम्स आते हैं जानदारों के नाम रखते वक्त। और ये भी एक मसला आता है कि कुछ एक जानदार होता है उसके मुख्तलिफ नेम होते हैं, वन ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट नेम। जिस तरह के ओनियन है, एक चीज़ है लेकिन नाम क्या है? डिफरेंट है। प्याज उर्दू में कहते हैं इसको, गंडा सिंधी में कहते हैं, वसल पंजाबी में कहते हैं या बसल कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एक्चुअली साइंटिस्ट के लिए। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? इसको एक ही नाम देना पड़ता है। वो साइंटिफिक नेम क्या होगा? एलियम सीपा, ALLIUMSCPA। तो ये होगा साइंटिफिक नेम ऑफ द ओनियन।
दूसरा जो है ये भी एक कन्फ्यूजन होती है कि जानदार डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका नाम एक ही होता है, ये भी एक कन्फ्यूजन। पहले हमने पढ़ा कि जानदार जो है वो एक था, उसके नेम डिफरेंट थे, और दूसरी कन्फ्यूजन ये होती है कि जानदार मुख्तलिफ होते हैं, नाम एक होता है। जिस तरह क्रो है और रेवन है, क्रो एक डिफरेंट आर्गेनिज्म है, रेवन एक डिफरेंट आर्गेनिज्म है, लेकिन इनको एक कॉमन नेम कहा जाता है, दैट इज़ ब्लैक बर्ड। लेकिन अब जब आप इस दोनों की क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के मुताबिक इन दोनों का जो साइंटिफिक नेम होगा वो डिफरेंट होगा। जिस तरह के क्रो जो है डिफरेंट स्पीशी है और रेवन जो है वो एक डिफरेंट स्पीशी है। नेक्स्ट जो है थर्ड जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है वो जिस को ख़त्म कर देती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो होता है कि कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक नेम नहीं होता। कि जिस तरह के फ़िश है, फ़िश वर्टिब्रेट होती है, यानी कि इसकी बैकबोन होती है, इसके फिन्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी फ़िश ऐसी हैं जिनके नाम के साथ तो फ़िश है लेकिन वो फ़िश के फ़ीचर के ऊपर पूरा नहीं उतरती। जिस तरह सिल्वर फ़िश है, जिस तरह क्रे फ़िश है, जेली फ़िश है, स्टार फ़िश है, आखिर में सब के फ़िश आ रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन ऑफ फ़िश यानी कि फ़िश वर्टिब्रेट होगी, इसके फिन्स होंगे, उसके मुताबिक ये पूरा नहीं उतरती। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सम टाइम्स ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द रिसर्चर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानदारों को साइंसी नाम दिए जाते हैं रिसर्च जो जिस जानदार ने उस ऑर्गेनिज़म के ऊपर रिसर्च की है उसके बिहाफ पे। जिस तरह के ऑर्चिड ट्री है, ऑर्नामेंटल ट्री भी इसको बोलते हैं, कचनार भी बोलते हैं। कचनार को ऑर्चिड ट्री, ऑर्नामेंटल ट्री, कचनार भी बोलते हैं। साइंटिफिक इसका नेम है बाहुइनिया वेरीगेटा। बाहुइनिया जो वर्ड है ये एक्चुअली जीनस है, वेरीगेटा जो है ये स्पीशी है। जो बाहुइन है ये नाम रखा गया, जीनस का नाम क्यों रखा गया, ऑन द स्विस बॉटनिस्ट। स्विस बॉटनिस्ट था जिसका नाम बाहुइन था, उसके नाम पे जीनस का नाम रखा गया। अब हम कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हैं। ओनियन का कॉमन नेम ओनियन ही कहा जाता है, साइंटिफिक नेम एलियम सीपा। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम सोलेनम मिलनजीना। स्टारफिश का नाम एस्टियास रुबेंस और क्रो का साइंटिफिक नेम कोर्वस स्प्लेंडेंस। पोटैटो का नाम जो है वो सोलेनम ट्यूबरसम। राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा स्टाइवा। तो नेक्स्ट है बेटा स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब इनके बारे में ये जो है वो राय है कि भी इसको किधर भेजा जाए, ये कौन से किंगडम में इसको क्लासिफाई किया। ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको जो है वो कौन से किंगडम में रखा जाए, कौन से डोमेन में रखा जाए, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे है। किसके बॉर्डर लाइन पे है, इसके एक साइड पे लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म के फीचर्स हैं, दूसरी साइड पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स हैं। यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों उसमें कैटेगरीज में आता है। ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। लिविंग कैसे है, इसलिए इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। लिविंग कैसे है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो या आरएनए हो। दूसरा ये है कि लिविंग फीचर इसके किस तरह के, ये रिप्रोडक्शन करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है, लेकिन कहाँ पे बढ़ाता है, होस्ट सेल के अंदर जब आता है। फिर उसके बाद इसके अंदर और सलाहियत है कि ये सेल के अंदर इंटर होकर बीमारी फैलाता है, तो इस वजह से ये क्या है, लिविंग है। अब नॉन लिविंग कैसे है कि ये नॉन लिविंग इसलिए है कि इसके अंदर जो सेलुलर पूरी स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो उस तरह की तमाम ऑर्गेनेलिज इसमें मौजूद नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि इसके जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्रिस्टल जो है वो किया जाता है और उसको स्टोर भी किया जा सकता है बॉटल के अंदर। अगली बात यह है कि ये रेस्पिरेशन जो है वो नहीं करते, इसलिए इनको किसी भी ग्रुप में जो है वो क्लासिफाई नहीं किया जाता।